हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र नमूने के रूप में जो डाला है उसको मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि बोर्ड में जो पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थियों, बोर्ड प्रश्न पत्र के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए 2 घंटे 45 मिनट निर्धारित किए गए हैं। पूरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 80 अंक का होगा। 20% जो अंक हैं वो 17 अंक के रूप में जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड आ। खंड आ के अंतर्गत में अब की बार में आपको जो प्रश्न पत्र होगा वो खंडों में विभाजित मिलेगा और खंड आ के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 2 भागों में है। एक तो है आवासादा के रूप में आपको चूज करना है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन जो होते हैं, और एक होता है रिक्त स्थान के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवासादा वाले जो क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, आपको 12 अंक के आपके लिए 12 आवासादा वाले क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, बहुविकल्पी जिन्हें कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक्सेलेंट का मॉडल नमूना पत्र जो है, यानी कि जो कि बोर्ड के द्वारा साइट पर डाला गया है, उसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पहला प्रश्न है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में, पाकिस्तान में है वर्तमान में, लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। तो ध्यान रखना आपको, कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा कब हुए थे? दिसंबर में हुए थे। और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? ये 1929 में लाहौर में हुआ था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यह दिया गया है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? देखिए, इसमें दिया गया है जर्मन बलूत जो था वो किसका प्रतीक है? तो मैं आपको बता दूं, जर्मन बलूत जो है वो बहादुरी का प्रतीक है। तो जर्मनी के जो लोग थे एक बलूत वस्त्र को धारण करते थे, जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक है। इसके बाद में है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस संस्था की स्थापना की गई? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे कहते हैं की स्थापना हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो हम बात करते हैं संसाधनों की। संसाधन में आपको पूर्व में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लौह अयस्क संसाधनों की बात करें हम तो कैसा है? अगर देखें तो धात्विक है। लौह अयस्क किसके अंतर्गत में आता है? धात्विक खनिजों के श्रेणी में आता है। और धात्विक में कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय क्यों? क्योंकि लोहा एक बार जब समाप्त हो जाएगा तो उसे पुनः नहीं बनाया जा सकता। जिनको पुनः बनाया जा सकता है उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं, और जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता उन्हें अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो हम बता दें, भारत के पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान है। तो पश्चिमी भाग में राजस्थान की अगर पश्चिमी भाग में बात करें हम, तो अरावली के जो हमारे पश्चिम और दक्षिण से उत्तर पूर्व की दिशा में जो अरावली है, अरावली के पश्चिम की ओर यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यानी कि कह सकते हैं कि राजस्थान में 12 जिले जो हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ बात हो रही है हमारी कि राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत में कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे भारत में 1973 में हुई थी। और राजस्थान में 2 वन्यजीव क्षेत्र ऐसे हैं जो बाघ संरक्षण के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जाने जाते हैं। पहला है हमारा सरिस्का जो कि अलवर में है, और दूसरा है हमारा रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो इसको आप जान गए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई थी। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो देखिए, अपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि श्रीलंका स्वतंत्र, पहले उपनिवेश था हमारा भारत में,
गुलाम था। तो स्वतंत्रता कब मिली थी श्रीलंका को? 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न यहां दिया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायिक अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी जो अधिकार है, जो उनके कार्य हैं, उनका बंटवारा 3 भागों में किया गया है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर संघ सूची के तहत, दूसरा था हमारा प्रांत या राज्य सूची के तहत, यहाँ लिख देता हूं मैं प्रांत संघ सूची या प्रांतीय सूची, और तीसरा जो था समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय, संघ सूची के अधिकार वो होते हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम व कानूनों का निर्माण करती है। प्रांत सूची के विषय या अधिकार वे होते हैं जिन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है, वो उन पर नियंत्रण व कानून बनाने का कार्य करती है। और समवर्ती सूची के कार्य व अधिकार वे होते हैं जिन पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों अपने कानून बनाने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ समवर्ती सूची के विषय के बारे में आपको बता दूं, अगर किसी एक ही विषय पर अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा अगर कोई नियम कानून बनाया गया है तो उसमें सबसे अधिक वरीयता केंद्र सरकार या संघ सरकार को अधिक मान्यता दी जाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है हमारा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन, देखिए लिंग के आधार पर मनुष्य को 2 भागों में बांटा गया है, स्त्री एवं पुरुष। तो यहाँ समाज में जो स्त्री और जो पुरुष जो है उनमें जो असमान जो भूमिका होगी, समान नहीं, समान होगी तो लैंगिक समानता कहलाएगी। लेकिन लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, असमानता है, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? लैंगिक असमानता कहा जाता है। जैसे कि हमारे समाज में कहा जाता है कि इस कार्य को महिलाएं नहीं कर सकती हैं और ये कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। तो ये महिला और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है वो क्या कहा जाता है? लैंगिक असमानता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत में अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे विश्व को मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन सा है? उच्च आय वाले, दूसरा मध्यम आय वाले देश, और तीसरा निम्न आय वाले देश। तो मानव विकास सूचकांक में भी जो है प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता का प्रतिशत है, और हमारे जो जीवन प्रत्याशा है, रोजगार है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। तो देखिए आय, तो उच्च आय के अंतर्गत में जो यूरोपीय देश जो है, भारत जो है मध्यम प्रकार की आय वाला देश है, और जो अरब कंट्रीज जो है वो हमारे कैसे हैं? पिछड़े हैं, अर्थात वो निम्न आय वाले प्रदेश के अंतर्गत में आते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ये कैसे हैं? उच्च आय वाले देश हैं, और भारत कैसा है? मध्यम आय वाला देश। तो मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भी भारत मध्यम आय वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये इस प्रकार से 12 जो प्रश्न होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब बात करता हूं मैं आपके लिए कि यहाँ पर 6 प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत में रिक्त स्थान वाले होंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। अब यहाँ पर एक रिक्त स्थान से संबंधित एक प्रश्न आता है अफ्रीका से संबंधित। तो देखिए इसमें बताया गया अफ्रीका में 1880 के दशक में एक बीमारी फैल गई थी। तो रिक्त स्थान में हमें उसका नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में एक रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी जानवरों में फैल गई थी। यूरोपीय जो लोग थे जब उन्होंने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था तो वो क्या किया था, उन्होंने उन जानवरों को खाने के लिए वहां पर लेके आए थे। क्योंकि उनमें रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैल गई थी और उनका मांस जब यूरोपीय देशों के लोगों ने जब खाया तो ये पूरे विश्व में ये महामारी फैल गई थी। तो वो कौन सी बीमारी थी? रिंडर पेस्ट, जो कि वहां के पशुओं में फैली थी। तो इस रिक्त स्थान में रिंडर पेस्ट आ जाएगा। भारत के कुल प्रस्ताव भौगोलिक
क्षेत्र पर वन, यहाँ पर भारत में वनों का प्रतिशत बताना है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूँ कि भारत में वनों का प्रतिशत, मैं पूरे विश्व की बात करूँ, पूरी पृथ्वी की बात करूँ, तो पृथ्वी पर कुल क्षेत्रफल का 33% वनों का होना आवश्यक है। अगर हम बात करें हमारे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप का 33% होना आवश्यक है। हम बात करें हमारे भारत की, तो भारतीय क्षेत्रफल के 33% पर वन होना आवश्यक है। हम बात करें हमारे राजस्थान की, हम बात करें हमारे भरतपुर जिले की, तो क्षेत्रफल के 33%। वैज्ञानिकों के अनुसार ये माना जाता है कि पृथ्वी का जो 33% भाग पर अगर वन होगा तो मानव और प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। तो 33% की मात्रा यहाँ पर बताई गई है। लेकिन वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर है? 33% का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कितना है तो वो आपके पुस्तक के अनुसार है 24.56%, यानी 33% पर होना चाहिए, लेकिन 24.56% भाग पर वन मौजूद हैं। तो ये दूसरा विस्तार हो गया। तीसरी बात करते हैं हम, यहाँ पर लैंगिक असमानता या सामाजिक भेदभाव वाला जो है उसमें बताया गया है जातिगत भेदभाव किस पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं हमारे भारत में जातिगत भेदभाव किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, कल हम आगे मॉडल पेपर को हल करें।